हेलो। आज का लेक्चर जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के टॉपिक से है न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, कब डिस्कवर हुए थे, किसने डिस्कवर किया था, सही है, ये सब पढ़ते हैं हम आज इसमें। और जो है देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों में मौजूद होता है आपके पास, सही हो गया। और आपके जो है बॉडी में क्या काम करते हैं वो चीज़ें जिनमें जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, सही है। चलो शुरू करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले तो ये 1869 में डिस्कवर हुआ था। कब डिस्कवर हुआ था? 1869 में। किसने डिस्कवर किया था? एफ मिक्सचर। किसने डिस्कवर किया था? एफ मिक्सचर ने। अच्छा, ये एफ मिक्सचर कौन था आपके पास? ये आपके पास स्विट्ज़रलैंड का एक जो है फिजिशियन था, जिसने क्या किया, सबसे पहले जो पस सेल होते हैं ना आपके, पस सेल या फिर न्यूट्रोफिल सेल्स, सही है, न्यूट्रोफिल्स के डेड सेल्स, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। इनका ऑब्जर्वेशन किया और इनमें जो है इसको ये न्यूक्लिक एसिड नज़र आए। जब ये न्यूक्लिक एसिड इन भाई साहब को नज़र आए तो इस भाई साहब ने न्यूक्लिक एसिड्स को कहा न्यूक्लिन। फिर बाद में जब इन न्यूक्लिन का केमिकल क्या कहते हैं, जो केमिकल नेचर या फिर आप कहें फिज़िकल नेचर या स्ट्रक्चर नेचर, जो भी कहें, ये देखा गया। फिर पता चला कि ये एसिडिक हैं। जब इनका केमिकल नेचर देखा गया 1920 में तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1920 में देखा गया कि जो है इनका केमिकल नेचर क्या है, तब पता चला ये एसिडिक हैं और इनको नाम दिया गया, फिर इनको कहा गया न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस तरह से ये डिस्कवर हो गए। अब आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ये भाई साहब आपके पास प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए और कहाँ पे? आरएनए में, सही है। डीएनए आरएनए आपके पास क्या है? ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक हो गया। अब जो है इसकी कंपोजिशन क्या है? ये जो आपके पास डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सही है, इनकी जो है क्या कहते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है वो जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे हर कोई जो है स्ट्रक्चर मोनोमर से बनता था। इसका मोनोमर क्या है? ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? इसका जो मोनोमर है, इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, ये न्यूक्लियोटाइड मोनोमर बनता किससे है, सही है, किन किन स्ट्रक्चर से बनता है? ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये भाई साहब फॉर्म होते हैं आपके 3 चीज़ों से, ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक पेंटोज शुगर कौन से थे? 5 कार्बन वाले शुगर। और जो है एक आपके पास आपके जो ग्रुप हैं वो हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के अलावा आपके जो बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें, उनको कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। क्या? नाइट्रोजीनियस बेस। अब आपके पास पेंटोज शुगर किस तरह का था? पेंटोज शुगर आपके पास इस तरह का, ओहो हार्ट बन गया,
इस तरह का जो है एक भाई साहब हुआ करता था जिसको आप पेंटोस शुगर कहते थे। ठीक हो गया। इस तरह के एक स्ट्रक्चर था जहाँ पे इसके मौजूद था CH3O और यहाँ पे मौजूद था क्या, हाइड्रोजन ओवर इस तरह से, सही है। और यहाँ पे भी होता था कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप इसके जो है कार्बन्स पे मौजूद होता था। अब आपके पास ये कितने कार्बन स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो आपके पास है इस शुगर को बोलते हैं राइबोज, ये जो प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर, सही है। अब बाकी क्या है इसके पास, फास्फेट ग्रुप है। फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप आता कहाँ से है भाई, या फास्फेट ग्रुप आपके पास फास्फोरिक एसिड से आता है। किससे आता है, फास्फोरिक एसिड से आता है। आपके कुछ इस तरह से दिखने वाला एक बंदा होता है आपके पास, सही है। इस तरह से एक बंदा होता है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करता है फिर आपके राइबोज शुगर के साथ, सही है। बॉन्ड फॉर्मेशन करता है राइबोज शुगर के साथ। और आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, सही है। एक को कहते हैं प्यूरिन एंड दूसरे को कहते हैं पायरामिडीन, सही है। क्या, प्यूरिन एंड पायरामिडीन, 2 तरह के बेसिस प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक हो गया। अब आपके पास अगर आप चाहते हैं कि प्यूरिन और पैरामिडीन को हम डिटेल से जो है देखें, बाकी ये तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ये तो क्लियर है ना। ये एक स्ट्रक्चर था, ये हो गया, ये हो गया। ये जो है आपके पास 2 चीज़ें थी, इनको देख लेते हैं कि प्यूरिन्स क्या हैं और पैरामिडीन्स क्या हैं। आपके जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ये जो है आपके जो क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। आप इसके जो है कितने टाइप होते हैं, मज़ीद इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक हो गया। एक को कहते हैं गंगूबाई, एक को कहते हैं जंगूबाई, ठीक है। एक को कहते हैं पायरामिडीन, एक को कहते हैं प्यूरिन। मशहूर ज़माना चीज़ें हैं, शायद कुछ बच्चों को पता भी होंगे, ठीक है। प्यूरिन कौन कौन से हैं और पायरामिडीन कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। अगर जिसको आता है तो जल्दी जल्दी से बता दे कि पैरामिडीन बेसिस क्या है। पैरामिडीन बेसिस आपके पास बेसिकली 3 होते हैं। एक है थायमीन, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जो पैरामिडीन्स होते हैं ना, आपके पैरामिडीन्स आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग्ड बेसिस होते हैं, सही है। सिंगल रिंग्ड बेसिस होते हैं आपके पास। और जो प्यूरिन्स होते हैं ये डबल रिंग्ड बेसिस होते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आता है, बच्चों कोशिश करते हैं थोड़ा सही से लिख लेते हैं। थायमीन आता है आपका, और आता है आपका यूरेसिल, और आपके पास है साइटोसिन। और जो प्यूरिन है, प्यूरिन में जो आपके पास प्रेजेंट है भैया, एडेनिन और दूसरा गुआनिन, यही 2 बेसिस होते हैं और डबल रिंग्ड होते हैं। अगर आप इनका जो है स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ इनका स्ट्रक्चर दिखाऊं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में कुछ ख़ास नहीं है। जो याद रखने वाली चीज़ें डबल रिंग और सिंगल रिंग है, सही है। इनके स्ट्रक्चर्स में कुछ ख़ास बात है नहीं, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस ये याद रखना है कि प्यूरिन्स कौन से हैं और पैरामिडीन्स कौन से हैं। ये थे बेसिस। और जो है एक ख़ास बात मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ये जो राइबोज शुगर है, आप लोगों को तो पता है, आप बड़े होशियार बच्चे हो।
आप लोगों को पता है कि ये जो आपका राइबोस शुगर है, इसमें जो सेकंड कार्बन पे आपका क्या कहते हैं, सेकंड कार्बन के जो आपके हाइड्रोजन भाई साहब हैं, ये आपके पास क्या हो जाते हैं, इनका ऑक्सीजन चला जाता है। सही है। ये जो हाइड्रोजन भाई साहब हैं, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। सही है। किस जगह पे? डीएनए में। इसलिए ये जो आपके पास राइबोस होगा, ये राइबोस होगा डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। किस केस में? डीएनए के केस में। अगर आपके पास आरएनए है, आरएनए में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आरएनए के केस में नॉर्मल होगा। सही है। नॉर्मल राइबोस होगा। सही हो गया। ये आपके पास थी बेसिक चीज़ें। एक बात और, जो ये आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, इनको नाइट्रोजीनियस बेसिस क्यों कहा जाता है? सही है। वाई कॉल्ड बेसिस, इनको बेसिस क्यों कहते हैं? एक ख़ास वजह है इनको बेसिस कहने का। ठीक हो गया। वो वजह कुछ इस तरह से है। आपके पास जो ये रिंग होते हैं ना, रिंग्स होते हैं किसके? नाइट्रोजीनियस बेसिस के। इन रिंग्स में मौजूद होते हैं अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको कहा जाता है बेस। ठीक हो गया। ये जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मेरे लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत कम चीज़ों पे, वहाँ जहाँ पे लोग जो है ट्रिक यूज़ करते हैं उस वजह से देता हूँ। वैसे मैं ट्रिक कोई नहीं देता, इस प्योर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद जो है दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। इनका फ़र्क आना चाहिए आप लोगों को। न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? सॉरी बच्चों, अचानक इंटरनेट से कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं? ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या होता है आपके पास? इस तरह से होता है एक भाई साहब जिनको बोलते हैं राइबोस शुगर। ठीक हो गया। इनको क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर भैया। इस तरफ होता है हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे। चलो यहाँ इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, जस्ट न्यूक्लियोटाइड और साइड का कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास राइबोस शुगर है, सही है, इस राइबोस शुगर के साथ जो कार्बन 1 है, सही है, ये क्या है? कार्बन 1। कार्बन 1 पे अटैच होगा बेस। सही है। कोई भी बेस अटैच हो सकता है। अगर बेस अटैच हुआ तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? राइबोस शुगर। ये जो राइबोस शुगर था, यानी राइबोस शुगर प्लस जो बेस है आपके पास, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। सही है। और आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड आपके जो राइबोस शुगर हैं, राइबोस शुगर के साथ यहाँ पे जो C1 है, C1 के साथ अटैच होगा बेस। और इस तरफ जो आपके पास जो C5 हैं, यहाँ पे अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक हो गया। वहाँ पे बेस अटैच है, यहाँ पे क्या अटैच होगा? जो कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो आपके पास ये जो आपका क्या है? राइबोस शुगर प्लस आपके पास बेस और प्लस आपके पास फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। आपके पास जो डीएनए प्लस आरएनए में मौजूद होते हैं,
वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास अगर एडेनिन बेस है, सही है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडेनिन है और जो है एक ही आपके पास न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, सही है, ये प्रेजेंट होता है। जैसे आपके पास AMP है, आपके पास ADP है, ठीक हो गया, ATP है, ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो अगर आपके पास ये एडेनिन अटैच है आपके क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड से, आपके क्या कहते हैं राइबोज शुगर से अगर न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, तो ये न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, एडिनोसिन। एडिनोसिन, ये एडिनोसिन प्लस फिर यहाँ पे एक अगर फॉस्फेट के साथ मिलेगा AMP बना देगा, अगर 2 फॉस्फेट के साथ मिलेगा तो ADP बनाएगा, यानी एडेनिन डायोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और जो है आपके पास 3 फॉस्फेट के साथ मिलेगा तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक हो गया। आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एडेनिन अटैच हुआ जो है आपके राइबोज शुगर के साथ, ये क्या होगा, एडिनोसिन। अगर आपके पास ग्वानिन मौजूद हुआ तो ग्वानोसिन, सही है। अगर आपके पास ये मुकम्मल हो गए तो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं DNA एंड RNA। अगर यहाँ पे एक फॉस्फेट अटैच हुआ तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक हो गया। अगर 2 हो गए न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। इस तरह से जो है 3 हो गए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से बनते हैं, सही है। अगर DNA हो गया तो आपके पास इसको बोलेंगे डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट या फिर डीऑक्सी एडेनिन डाइफॉस्फेट या डीऑक्सी ATP, सही। इस तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। अगर RNA हुआ तो ये आपके पास होंगे, ठीक हो गया। अगर DNA हुआ तो इन सब के साथ इस तरह से D लगा के AMP के साथ, अगर ADP के साथ, ठीक हो गया। इस तरह से सब के साथ हम क्या लगाएंगे, D लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या, ये किस में प्रेजेंट है, आपके पास आपके DNA में प्रेजेंट है, सही हो गया। तो आपके पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का था। न्यूक्लियोसाइड जब आपके पास राइबोज शुगर मिलता है किससे, बेस से, सही है। अगर आपके पास एडेनिन हो गया तो एडिनोसिन, ग्वानिन हो गया ग्वानोसिन, इस तरह से, सही है। अगर आपके पास जो न्यूक्लियोसाइड है यानी बेस और राइबोज शुगर, इनके साथ मिल गया कौन, फॉस्फेट, यानी या फिर राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस बेस, ये आपके पास क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, DNA और RNA में, सही है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, DNA और RNA में। अगर आपके पास RNA हुआ, अगर RNA हुआ तो आपको डीऑक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आप सिर्फ एडेनिन मोनोफॉस्फेट या फिर RNA या कुछ भी स्ट्रक्चर्स आपके पास या ADP आप बता सकते हैं, सही है। अगर आपके पास DNA हुआ तो डीऑक्सी लगाना ज़रूरी है। डीऑक्सी अमाइनो मोनोफॉस्फेट, एडेनिन सॉरी मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन डाइफॉस्फेट, इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई सवाल करे कि DNA का सेंट्रल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, या फिर आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है इसका जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है, वो आपका क्या है, राइबोज है, सही है। ये जो राइबोज शुगर है ये क्या करता है, इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर बनाता है या स्केलेटन बनाता है, सही है। अब आपके पास ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपके पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक DNA और RNA का, सही है। आपके पास ये आपका आ गया एक न्यूक्लियोटाइड, हॉट क्यों बन रहा है आजकल, मैं ड्रॉ करके वो करता हूँ, सही है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो इस तरह से जो है इनकी क्या होती है, पॉलीमराइजेशन। ये आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस तरह से मिलते हैं, इस तरह से। कौन से बॉन्ड से, फॉस्फेटिडिक बॉन्ड से, फॉस्फेटिडिक बॉन्ड से। ये क्या है आपके पास, एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है आपके पास, दूसरा न्यूक्लियोटाइड।
सही हो गया। ये आपके पास क्या है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ये किस तरह से मिल रहे हैं आपके पास, फॉस्फेटिडिक बॉन्ड से। सही है, एक जो है फॉस्फेटिडिक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, ये एक सही है। इस तरह से आपके पास फॉस्फेटिडिक बॉन्ड्स बनाते हैं। सही हो गया। तो आपके जो क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन अपने किसके थ्रू करते हैं, फॉस्फेटिडिक बॉन्ड से। सही है, एक दूसरे को जोड़ते हैं। जो अपने राइबोस शुगर हैं, एक राइबोस शुगर के जो है 3 एंड से अटैच होते हैं, या फिर एक दूसरे राइबोस के जो है 5 वाले एंड से मौजूद होते हैं। इसलिए जो है इस एंड को बोलते हैं 5' एंड, और इस एंड को, क्योंकि ये तीसरा कार्बन होता है, इसका बचा हुआ होता है, तो इस एंड को बोलते हैं 3' एंड। क्या कहते हैं, 3' एंड। सही होगा। इसको क्या बोलते हैं, 5' एंड। तो इस तरह से जो है ये अपनी पॉलीमराइजेशन करते हैं। सही हो गया। इतनी बड़ी वो नहीं है। सही है। आपके पास ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है, इनको आपको पता है एंजाइम एक आता है फॉस्फेटिडेज एंजाइम, वो तोड़ सकता है, या न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम आपके पास तोड़ सकता है। सही है। अच्छा बच्चों, मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछ लूँ, ये जो आपके पास क्या कहते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या यहाँ से आपका वाटर निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स क्या कर रहे हैं, मोनोमर्स फॉर्मिंग पॉलीमर्स। ठीक हो गया। मोनोमर्स क्या कर रहे हैं, पॉलीमर्स बना रहे हैं आपके पास। तो जब भी मोनोमर्स पॉलीमर्स बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या रिलीज़ होता था, वाटर। क्या यहाँ पे वाटर रिलीज़ होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे वाटर रिलीज़ नहीं होगा। बजाय यहाँ पे रिलीज़ होगा क्या, पायरोफॉस्फेट। एक कंपाउंड रिलीज़ होगा जिसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। ठीक हो गया। ये बात जो है ज़रूर याद रखना, शायद ही पूछ लें कहीं पे। क्या रिलीज़ होगा, पायरोफॉस्फेट। ठीक हो गया। ये क्या जो है निकल के आता है आपके पास, पायरोफॉस्फेट। अच्छा, अलबत्ता अगर पायरोफॉस्फेट के साथ हम इसको जो है वाटर के साथ तोड़ दें, ये जो पायरोफॉस्फेट है इसके साथ अगर हम वाटर ऐड कर लें, तब हमारे पास एक जो है क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी हमारे पास। उस एनर्जी को हमारे सेल्स यूज़ करते हैं। क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। सही है। अच्छा, ये जो एक और चीज़, ये जो आपके पास बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स क्या हैं, ईस्टर बॉन्ड्स हैं। सही है, ईस्टर बॉन्ड्स। और ये ईस्टर बॉन्ड्स से आपके पास कितने हैं, 2 हैं। सही है। एक ये है, एक ये है, एक ही जो है आपके पास राइबोस के पास अगर जो है पॉलीमराइजेशन हो रहा हो, इसलिए जो है इस बेस पे इनको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाई यानी 2 हैं। अगर एक राइबोस जो है पॉलीमराइजेशन कर रहा है तो एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। जो है इस तरह से इसको बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक हो गया। ये जो है आपके पास पॉलीमराइजेशन के टाइम न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करते हैं। ये जो है चीज़ें आपके पास आसान चीज़ें थी आपके, जो है इंक्लूडिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या, पॉलीमराइजेशन आपके न्यूक्लियोटाइड्स का। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह से ये जो 3 स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ATP, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। इसको ATP नहीं बोलते, बल्कि ये एक आपके पास एक तरह का पॉलीमराइज्ड न्यूक्लियोटाइड है। ये RNA हो सकता है। सही है, क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब ये जो है आपके पास क्या होता है, ATP नहीं होता। अब जो है ये जो ATP है वो कैसा दिखता है, अगर आप सर ये कह रहे हैं कि 3 फॉस्फेट इसमें अटैच होते हैं, तो ये जो आपका ATP है वो कुछ इस तरह का दिखता है। सही है। तो ये जो आपका क्या कहते हैं ATP है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह से इसको जो है ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। उस तरह से जो है फॉस्फेट 3 ऐड नहीं होते,
बल्कि इस तरह से जो है क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट्स ऐड होते हैं आपके किसके साथ, आपके राइबोज शुगर के साथ। ठीक हो गया, इसको जो है एटीपी कहते हैं। और ये बॉन्ड्स जो है टूटते जाएंगे, आपके पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होता जाएगा। एटीपी आपको क्या जो है फ़ायदा देता है, इस एटीपी का फ़ायदा ही यही है, आपके पास ये जो आपके फॉस्फेट बॉन्ड हैं, ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे। मैंने अभी आपको बताया किस तरह से टूटते हैं। जो है क्या रिलीज़ होता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। पायरोफॉस्फेट को जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा। तो इन बॉन्ड्स की जो है टूटने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होता है। एक और चीज़ है आपके पास, आपका NAD। NAD आपके पास एडेनिन किसके साथ जो है मिला हुआ होता है, आपके पास निकोटीन अमाइन के साथ। ठीक है, इसके साथ मिला हुआ होता है निकोटीन अमाइन के साथ। फिर इसको क्या कहते हैं, निकोटीन अमाइड। ठीक हो गया, निकोटीन अमाइड। अब जो है ये जो आपका निकोटीन अमाइड है, ये आपके पास राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, NAD। स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करने से टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने से फ़ील आती है, मुझे पता है, क्योंकि इंसान का दिमाग पिक्चर्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। लेकिन खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो आपके पास निकोटीन है, इसको जो है नियासिन भी बोलते हैं। ये कहाँ, नियासिन मतलब आपका विटामिन B3, सही है, ये प्रेजेंट होता है आपके विटामिन B3 में, और जो है NADH में। ठीक हो गया, NADPH में, सही है, NADP में। ये जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, जहाँ ये जो है रिडक्शन एज अ रिडक्शन काम करते हैं या फिर एनर्जी काम करते हैं। एक और कंपाउंड है आपके पास FAD। FAD आपके पास जो आपके पास जो है, जो आपका फ्लेविन प्रोटीन मौजूद होता है इसमें। ठीक है, फ्लेविन ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तो आपके पास आपका जो विटामिन B2 है उसमें प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों के लेवल से अलग ऊपर की चीज़ें हैं, शायद पूछ ले, क्या पता, आजकल MDCAT का कुछ भी पता नहीं चलता। सही है, विटामिन B2 है इसमें जो है, और ये जो है क्या कंपाउंड्स बनाता है, FADH बनाता है, FADH2, जो कि आपके पास क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं। चलो बच्चों, ये जो है पार्ट 1 था आपके किसका, आपके न्यूक्लियोटाइड्स का। सही है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्या था, पार्ट 1। मैं जो है लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए इसका जो है नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट इसका जो है पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके पार्ट 2 के लेक्चर में। उसमें जो है हम पढ़ेंगे DNA और RNA, क्योंकि डिटेल से पढ़ना है। ऐसे ही सरसरी में पढ़ाना चाहता तो मैं आप लोगों को पढ़ा देता, लेकिन मैं इसके जो है सारी चीज़ें डिटेल से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, तो तब तक इंतज़ार कीजिए, जब आएगा आप लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।